ये आनंद सर, आपने सुना वो जो कह रहे हैं, ब्लेम बिल्कुल ना केवल महाराष्ट्र के मन में, बाकी और भी जो बाकी राज्यों से हैं या और भी इस तरीके के मामले हैं जिसमें पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार है, या जो प्रधानमंत्री सीधे कई मामलों में बनाए गए हैं। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में, और साथ साथ जो श्रवण सर ने कहा कि क्या ये ध्यान हटाने की एक है कि जो आज राहुल गांधी पे पूरा फोकस था उसको हटाने, और दूसरा ये जो आशंकाएं कितनी बलवती होंगी, इसके क्या रिपरकेशंस होंगे सर? आनंद सर। नहीं, देखिए, मैं थोड़ा और इसमें जोड़ दूं जो भी उन्होंने कहा। एक तो बिल्कुल क्लियर मैसेज ये देना चाहते हैं सबको, वो ऑपोजिशन को भी दे रहे हैं, जुडिशरी को भी दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को भी दे रहे हैं, और अपने पीछे जो चलने वाले उनको भी दे रहे हैं, जो विपक्षी उनको भी दे रहे हैं कि ये है मेरा मेरा यहां तक पहुंच है, तुम कर क्या लोगे, पहली चीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जो संजय राउत जी बात कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो मुकदमे जाते हैं उसमें 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें पार्टी होती है, 80%, मैं 100% नहीं बोलूंगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर है। मैं एक किस्सा इसलिए बता दूं कि आज सुबह ही जस्टिस गोविंद माथुर ने अपने साक्षात्कार में ये बात कही और मुझे भी वहीं से पता लगी। उन्होंने बताया कि एक बार जस्टिस पतंजलि शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू जी स्टेज शेयर किए थे, दोनों लोग एक स्टेज पे आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना भाषण में ये कहा कि भाई ये हमारी रिलेशनशिप न्यायपालिका और कार्यपालिका की रिलेशनशिप में हार्मनी होनी चाहिए, टकराव नहीं होनी चाहिए। उस बात पे जस्टिस शास्त्री एक तो वहां से छोड़ के चले गए और वो ये भी कहे कि ये बिल्कुल गलत है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक दूसरे के हम लोग प्रबल विरोधी होने चाहिए, हार्मनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हार्मनी होगी तो न्याय नहीं डिलीवर होगा। ये बात मैं इसलिए उनके हवाले से कह रहा हूं कि ये उस समय का था, लेकिन वो भी एक जमाना था जब जस्टिस शास्त्री जैसे इस तरह के बात कहने वाले लोग थे और जवाहरलाल नेहरू जैसा प्राइम मिनिस्टर इस बात को सुनने वाला था। तो ये तो अब गुजरे जमाने की बात है कि कभी ये हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि मोदी जी खुद पहुंचे, कि उन्होंने बुलाया, किए। मोदी जी खुद पहुंचे हो, पहुंचवाए हो, बुलवाए हो, जबरदस्ती करवाए हो, लेकिन चंद्रचूड़ साहब इतना तो कर ही सकते थे कि साहब पूजा के समय आप ये सब वीडियो मत चलाइए। इतना तो उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इतना भी नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब उनका भी कहीं ना कहीं इसमें मूक सहमति नहीं, इसमें एक्टिव सहमति है। जितने जोर जोर से ताली बज रही है और जितने आरती घुमाई जा रही है। अब दो तीन चीजें इसमें यह हैं कि इस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होना चाहिए। मैं दो तीन, क्योंकि आज जब उन्होंने ये काम कर दिया है चंद्रचूड़ साहब ने, तो उन्होंने, मैं एक और जज की बात करूं, मेरे कार्यक्रम में 5 से 6 कार्यक्रम करता हूं, मैंने 4:30 बजे एक किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से, जो बहुत ही सीनियर थे और बहुत ही अपने समय के विद्वान जज माने जाते हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई देखिए, चंद्रचूड़ साहब का बिल्कुल क्लियर है जुडिशरी में, वो सैटरडे और संडे को तो वो रहते हैं बिल्कुल बढ़िया जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सैटरडे संडे को सारा ज्ञान बांटते हैं कि ऐसे होना चाहिए, लोअर जुडिशरी को बेल देनी चाहिए, सबको ये करना चाहिए। मंडे से फ्राइडे वो फिर एग्जीक्यूटिव के आदमी हो जाते हैं, फिर वो ये सब नहीं करते हैं, फिर वो मैनेज करने लगते हैं। ये एक कोई व्यक्ति कह रहा है जो उसी फ्रेटर्निटी चाहता है। मैं ये जो मंदिर का खेल है, इसका मैं खेल इसलिए भी बता दूं, ये मैं पहले भी कहा, मैं सार्वजनिक रूप से फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश ने ये आरती और ये सब करने का एक खेल देखा हुआ और उसको वी हैव पेड दैट प्राइस आल्सो। यहां के एक जज, हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला, नाम से ले रहा हूं सब ये बातें, जस्टिस एसएन शुक्ला मेडिकल कॉलेज की भर्ती घोटाले में ठीक से लिप्त थे, वो उनके ऊपर चार्जेस प्रूव हो गए थे। गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जब ये कमेटी बनाई, संभवतः ये साहब भी उस कमेटी में थे, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन उस कमेटी ने पाया कि ये भाई साहब लिप्त हैं इन सारे हेराफेरी में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंपीचमेंट की फाइल प्रेसिडेंट के यहां भेजी, जो रामनाथ कोविंद साहब थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो यूपी हाई कोर्ट को हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं, उनको भेजा कि इनसे सब काम ले लिए जाए, इनको कोई काम मत दीजिए जब तक इनका इंपीचमेंट नहीं होता है। उनसे सारे काम ले लिए जाएगा। जस्टिस एसएन शुक्ला 2.5 साल जज रहे हाई कोर्ट में, एक भी फाइल नहीं देखे, पूरी तनख्वाह लिए, पूरा प्रोटोकॉल लिए, और वहां पूरे तरह से फिर अंत में
वो उनका जो फॉर्मल फेयरवेल होती है वो हुई, जिससे उनके वो सब जो बेनिफिट्स हैं, पेंशन वेंशन गड़बड़ ना हो। लेकिन 2.5 साल हमारे रामनाथ कोविंद जी उस फाइल पे बैठे रहे। चंद्रचूड़ साहब, अरे जस्टिस गोगोई के बाद जब दीपक मिश्रा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने एक दूसरा पत्र लिखा रामनाथ कोविंद जी को कि भाई इनका इंपीचमेंट करिए, ये भाई साहब एक ऐसे ही बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। नहीं हुआ। और इसके पीछे की कहानी यह है कि रामनाथ कोविंद जी जस्टिस एसएन शुक्ला के घर, जो सुल्तानपुर में है, या जो सुल्तानपुर में है, वहां खूब पूजा पाठ करने जाते थे, पूजा साथ साथ करते थे। तो उसका तो सामने सामने हम लोगों ने देखा हुआ, उसका क्या हुआ। उसके बाद की बात दूसरी है कि जब वो रिटायर हो गए तो सीबीआई को परमिशन मिल गई, फिर वो गिरफ्तार हुए, वो उसमें लिप्त हैं। कहना यह है कि ये जो काम आज हुआ है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने किया है, वो एक बहुत से लोगों की आशाएं हैं। जो छोटा आदमी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वहां पे कोई न्याय है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है न्याय की कुर्सी पे। उन सारी चीजों पे आज एक बड़ा भारी लोगों की उम्मीद टूटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। बहुत से अब पुराने, मैं 1 मिनट में और खत्म कर लूं, पे फिर से बात हो रही कि ये क्यों किया था। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो इनका कोई भी जजमेंट कंक्लूड नहीं हुआ है। इन्होंने जस्टिस लोया, जो एक इनकी फ्रेटर्निटी का आदमी था, उसको कारपेट के नीचे उस जांच को करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने किया था। मैं ये वही व्यक्ति हैं जो बहुत से लोग नहीं थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो ऑर्डर था, उस बेंच में ये थे, उन 5 लोगों में। और जो उसके जानकार हैं, उनका मानना ये है, आज हाईकोर्ट के एक वकील साहब वहां के थे इलाहाबाद, उसकी पूरी लैंग्वेज वो थी कि पूरी ड्राफ्टिंग, पूरा ऑर्डर चंद्रचूड़ साहब का लिखाया हुआ है। तो ये सारी चीजें अब हो रही, लोग इनको इन बहुत सी चीजों को भूलते जा रहे थे। 2 बातें कह के, इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने बताया कि बिल्कुल बेईमानी का बॉन्ड है, इसमें सब लोग लिप्त हैं, इसमें वो है, और इसमें सारी पार्टीज लिप्त थी, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे सब लोग लिप्त थे। अगर एक कोई गैर कानूनी और असंवैधानिक है, उससे पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। डाकू अगर कोई चोरी करता है तो डाकू से वसूली नहीं होगी। तो ये तो डाका हुआ था, डकैती हुई थी इस देश के साथ, आप उसको वापस करने का आप ऑर्डर नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे आप वो ऑर्डर? आप महाराष्ट्र में बताते हैं कि यहां पे एक जो सरकार गिराई गई, वो गवर्नर साहब ने गलत ढंग से गिराई, और ये जो सरकार बनी है ठीक नहीं है। 2.5 साल से सरकार चल रही है, गलत सरकार। और आपने एक लाइन लिखा कि वो जो गवर्नर साहब थे, ऐसे व्यक्ति को आगे से किसी संवैधानिक पद पे ना बिठाया जाए। आप केवल वो उतना काम किए जितने में आपका काम मिनिमम में चल जाए। सरकार से जो एक उम्मीद रहती है कि न्यायाधीश, न्यायपालिका सरकार के गलत कामों पे भी रोक लगाएगी, वो कहीं होता हुआ नहीं दिखा। एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, हमको आपको क्या, आज तो सबके सामने है कि क्या हो रहा है, सबके सामने। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे क्यों नहीं अडानी जी मुकदमा कर रहे हैं हिंडनबर्ग के ऊपर? भाई क्यों नहीं माधवी बुच मुकदमा कर रही है पवन खेड़ा के ऊपर कि इनको फांसी की सजा दे दी जाए? ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं इन लोग आके न्यायालय में आ रहे हैं? ये सारा कुछ मिलीभगत है, और देश को और सबको इससे दुख हुआ है। और ये एक बड़ा धक्का पहुंचा है हमारा लोकतंत्र कहिए, हमारे जुडिशियल सिस्टम कहिए, उस सब पे एक बड़ा धक्का है। और फिर एक बार मोदी जी ने प्रूव कर दिया है कि सारा कुछ उनके कंट्रोल में है। उस कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो सब कुछ अब मोदी जी के कंट्रोल में है। संजीव जी। आनंद सर, सब पर आप और दूसरा क्या, जो सीजेआई है उस मना करने में ऐसा कौन सा तूफान आ जाता कि अगर आप मना कर देते, जैसे आपने वो उदाहरण भी दिया कि वो उठ के चले गए थे जब नेहरू जी के साथ वाला दौर, क्या अब इतना भी नहीं आपके पास साहस बचा है? मतलब आप रिटायरमेंट के पहले आपका पुनर्वास की चिंता शायद, क्या इन सबको कैसे देखा जाए? और इतना ज्यादा इस पे जो मैसेज गया है, इतना ऐसा मैसेज है कि देश का जो एक हम कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो कहीं वो सब अब ध्वस्तता की ओर है। मैं सभी से चाहूंगा, आपसे शुरू करता हूं, फिर मैं बिलाल सर तक चले जाऊंगा। मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय का वो है, मैं एक चीज पहले बता दूं। मैं एक चीज को, आप सारी चीजें अलग कर दीजिए सर। एक चीज, ये चंद्रचूड़ साहब ने किसी लेक्चर में ये बताया था कि भाई लोअर कोर्ट को बेल देनी चाहिए, और लोग बेल नहीं देते हैं, और इससे कितना लोड आता है, और हम लोगों को कितना न्याय की प्रक्रिया कितनी देर होती है।
अगर आपको याद हो, एक महिला जज ने दिल्ली में वो लिखा, और जब उन्होंने ये जजमेंट दिया तो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब को कोट किया कि इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे से कहा है और ये इसलिए मैं इसको दे रही हूं बेल। हाईकोर्ट में वो उल्टा गया, चंद्रचूड़ साहब उसके रेस्क्यू के लिए आए। देखिए, एक चीज अगर कोई आपको मैं यहां कुछ कह रहा हूं और अगर आप इसके बिना पे आप आगे कह रहे हैं कि भाई ये कोट करके कह रहे हैं, तो ये आए थे, ही इज दी सुमोटो, वो मालूम नहीं क्या क्या चीजें इस देश के लेते रहते हैं। अगर अर्नब गोस्वामी का रात में 9-10 बजे केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुन सकता है, तो उस महिला जज को जब इस तरह से उसके जज को पलटाएगा, उसके में क्या क्या नहीं कहा गया कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। खैर, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक फैसला कल आने वाला है और मैं आपके यहां भी आते हैं, मैं भी उनसे वह बात करता हूं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, प्रोफेसर अखिल स्वामी। उन्होंने आज ये कहा और उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है, मैं टर्म यूज कर, उन्होंने कहा ये मेरा आरोप है, उनका आरोप ये बिल्कुल क्लियर है और ये कल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो भी कानून की बेसिक जानकारी भी अगर है किसी को, बेल कोई जजमेंट ट्रायल कोर्ट का जजमेंट नहीं है। बेल आपके प्योरली एक डिस्क्रिशनरी पावर जज की है, जब उसको ये लगे कि ये बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो घूमते 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 पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। मैं केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूं, सेम केस में ईडी से मिल चुकी है, सीबीआई से नहीं मिली है। 5 तारीख को जजमेंट रिजर्व होता है, 5 सितंबर को, और फर्ज करिए कि अगर वो कल छूट जाते हैं तो 7-8 दिन क्यों रहे जेल में, जबकि उस समय जब जजमेंट उनको देना था। तो ये मैं इसलिए सिर्फ बात कर रहा हूं, जजमेंट ऑपरेटिव दे दिया जाता है, जजमेंट 7-7 8-8 दिन नहीं रखा जाता है। जो आरोप है अखिल स्वामी साहब का, और अगर आप उसको 2+2 करिए, उनका कहना यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो हरियाणा में गठबंधन होना था, उसको बीजेपी ने ये कहा था कि अगर ये गठबंधन नहीं होगा, और ये जजमेंट रिजर्व किया गया। आपको इतना प्रताड़ित किया गया कि अंत में वो नहीं मान हुआ, और उसके बाद ये कहा गया है कि अब जाके सब सीटों पे लड़िए। और अगर कल अरविंद केजरीवाल साहब छूट जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो अरविंद केजरीवाल साहब पूरी शिद्दत के साथ हरियाणा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे, जिसने पिछले बार 46 जगह लोग लड़ाए थे और उनको शायद 0.5% वोट मिला था। कुल 46,000 या कुछ ऐसे वोट मिले थे 1.25 करोड़ वोटों में से, जो वोट पड़े थे उसमें मैं बात कर रहा हूं। तो ये बहुत सी चीजें जो शायद नजर में नहीं आएंगी, कभी इसका कोई एविडेंस नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा ही इसको समझ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों होगा। गुलाम नबी आजाद साहब को, मैं थोड़ा विषय से अलग जाऊं, गुलाम नबी आजाद साहब 15 दिन पहले ऐसे बीमार थे कि वो कह रहे थे नहीं भाई मैं तो बहुत बीमार हूं, अपना देख लो। उन्होंने उनका ये स्टेटमेंट पेपर में है कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से अपना देख लीजिएगा, मैं बहुत बीमार हूं, मैं कहीं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कौन सी घुट्टी, ऐसी कौन सी दवाई, ऐसा कौन सी चीज उनको पिला दी गई कि वो बिल्कुल तैयार होकर लेफ्ट राइट परसों से करने लगे। मतलब ये घुट्टी, भाई ये घुट्टी सबको पता है कौन सी घुट्टी है, तो वो घुट्टी पिलाई गई, वो लेफ्ट राइट करने लगे। तो मैं जिस उसमें कह रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस पद पे रहते हैं, उस पद से सारे लोगों की बहुत आंखें रहती हैं उसके ऊपर, लोगों का विश्वास रहता है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का 99.99% लोग पहुंच नहीं सकते हैं। वो पहुंचते बड़े ही आदमी, वहां एक आदमी की फीस ही वकील साहब की 10-12-20 लाख रुपए होती, कौन आदमी ये दे पाएगा फीस। लेकिन इन सबके बाद भी एक विश्वास रहता है कि कोई एक न्याय का आखिरी है। वो विश्वास मेरे हिसाब से आज टूटा है। संजीव जी।